चतुर राघव और लालची जमींदार भूपत। ये कहानी सुंदरपुर नाम के एक खुशहाल गांव से शुरू होती है, जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी ही था। इस गांव में भूपत नाम का एक बेहद लालची और दबंग जमींदार रहता था, जो गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी शर्तों पर जमीन देता था। गांव के सीधे साधे लोग उसकी चालों को समझ नहीं पाते थे और कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। इसी गांव में एक बूढ़ा किसान माधव अपने बेटे राघव के साथ रहता था, जो हाल ही में शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया था। देख सुखिया, ये गांव के लोग कितने नासमझ हैं। मेरे सामने खड़े होने की भी इनकी हिम्मत नहीं होती। मैं इन्हें अपनी बंजर जमीन देता हूँ और बदले में इनकी खून पसीने की पूरी कमाई अपने खजाने में भर लेता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब ये लोग मेरी बनाई शर्तों के जाल में फंस जाते हैं। तू बस तमाशा देखता रह, इस बार भी कोई न कोई जाल में फंसने जरूर आएगा और मैं उसे अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। बिल्कुल मालिक, आपसे बड़ा दिमाग तो पूरे इलाके में किसी का नहीं है। ये बेवकूफ दिन रात खेतों में मरते हैं और असली मलाई आपके पास आती है। यही तो असली राजपाट है। कभी कभी तो मुझे भी इनकी बेबसी देखकर हंसी आ जाती है कि ये लोग साल दर साल वही गलती दोहराते हैं। आप जैसा समझदार मालिक मिलना भी इनके नसीब की बात है। उसी समय बूढ़ा माधव वहां आता है और खेती के लिए थोड़ी जमीन की मांग करता है। भूपत उसे देखते ही मन मुस्कुरा उठता है, क्योंकि उसे अपनी अगली योजना के लिए एक नया शिकार मिल गया था। माधव अपनी तंगहाली के कारण उसकी हर शर्त सुनने को तैयार हो जाता है। भूपत उसे अपने जाल में फंसाने का नया तरीका सोचने लगता है। मालिक, मुझे इस मौसम में खेती करने के लिए आपकी थोड़ी सी जमीन चाहिए। मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। मैं दिन रात एक कर दूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस आप मुझे एक मौका दे दीजिए। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं उसे आंख बंद करके मान लूंगा। ठीक है माधव, लेकिन मेरी शर्त पहले ही कान खोलकर सुन लो। बाद में पलटने की कोशिश मत करना। फसल कटने के बाद जो भी पैदावार होगी उसका आधा हिस्सा सीधे मेरे गोदाम में आएगा और आधा तुम्हारा होगा। लेकिन सारा हिसाब किताब मैं करूंगा और मेरा फैसला ही आखिरी होगा। मंजूर हो तो बोलो, वरना रास्ता ना पाओ। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है मालिक, क्योंकि इस समय मेरे पास अपने परिवार को पालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं कल सुबह से ही खेत में काम शुरू कर दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस बार हमारी किस्मत बदल जाए। से ही माधव खेत में जी जान से जुट जाता है। वो चिलचिलाती धूप और बारिश की परवाह किए बिना फसल को सींचने में लगा रहता है। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद खेत फसलों से लहलहा उठते हैं। माधव को पूरी उम्मीद होती है कि इस बार उसके परिवार के दुख दूर हो जाएंगे। इस बार फसल बहुत शानदार हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक न्याय करेंगे। अगर मुझे मेरा सही हक मिल गया तो घर का कर्ज उतर जाएगा और हम चैन की रोटी खा सकेंगे। बस भगवान दया बनाए रखना। कटाई के समय जमींदार भूपत अपने लठैत सुखिया के साथ वहां पहुंचता है। वो चालाकी से पूरी फसल का मूल्यांकन करता है और सारा अच्छा हिस्सा अपने नाम कर लेता है। माधव के हिस्से में सिर्फ सूखी बालियां और कूड़ा कचरा आता है, जिसे देखकर वो भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। वो बिना कुछ बोले रोता हुआ अपने घर लौट आता है। ये सब मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है माधव। इसमें तुम्हारी मेहनत से ज्यादा मेरी मिट्टी का असर है। मैंने जो बंटवारा किया है वो बिल्कुल नियम के अनुसार है। चुपचाप अपना हिस्सा उठाओ और चलते बनो। अगर अगली बार फिर जमीन चाहिए तो जुबान बंद रखनी होगी। मैंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ भूखमरी मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पेट कैसे पालूंगा।
सोचा था इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब पहले जैसा ही रहा। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। कुछ दिनों बाद माधव का पढ़ा लिखा बेटा राघव शहर से लौटता है। वो घर की दयनीय स्थिति और पिता के आंसू देखकर क्रोध से भर जाता है। माधव उसे जमींदार के अत्याचार की पूरी कहानी सुनाता है। राघव यह सब सुनकर अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। पिताजी, अब बहुत हो चुका। अब आप आंसू नहीं बहाएंगे। इस बार जमींदार से बात मैं करूंगा। मैं भूपत सेठ को उसी की भाषा और शर्तों में जवाब दूंगा। अगर वो खुद को चालाक समझता है तो मैं भी कानून और दिमाग का इस्तेमाल करूंगा। हम इस बार हार नहीं मानेंगे। अगले दिन राघव सीधे जमींदार भूपत की हवेली पहुंचता है। उसके मन में जमींदार को सबक सिखाने का पूरा खाका तैयार था। गांव के लोग भी दबी जुबान से राघव का समर्थन कर रहे थे। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भूपत सेठ, इस बार खेत की कमान मैं संभालूंगा। मैं अपने पिताजी की जगह आपकी जमीन पर खेती करने आया हूँ और आपकी नई शर्तें जानना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह का व्यापार करते हैं। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं उसे अच्छी तरह समझकर स्वीकार करूंगा। अरे देखो सुखिया, ये शहर से पढ़ा लिखा बाबू अब हल चलाएगा। किताबों के कीड़े खेतों की मिट्टी क्या जानेंगे। खैर, अगर तुम्हें भी अपनी किस्मत आजमानी है तो मेरी शर्त अलग होगी। देखता हूं तुम्हारी किताबी पढ़ाई यहाँ कितनी काम आती है। भूपत राघव को नीचा दिखाने के लिए एक नई चाल चलता है। उसे लगता है कि यह लड़का भी अपने सीधे पिता की तरह आसानी से फंस जाएगा। सुनो लड़के, इस बार आधा आधा का कोई चक्कर नहीं होगा। इस बार फसल का जो भी हिस्सा जमीन के ऊपर उगेगा वो मेरा होगा और जो हिस्सा जमीन के नीचे रहेगा वो तुम्हारा होगा। मंजूर है तो दस्तखत करो, बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा। आपकी ये शर्त मुझे पूरी तरह मंजूर है सेठ जी। मैं आपकी इस बात को गांठ बांधकर ही काम करूंगा ताकि बाद में आपकी और मेरे बीच कोई गलतफहमी ना हो। अब मैं खेत पर काम शुरू करने जा रहा हूँ। राघव मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। माधव अपने बेटे के इस फैसले से डर जाता है। बेटा, तूने ये क्या किया? भूपत बहुत शातिर है। उसने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी है ताकि तुम्हें एक दाना भी ना मिले। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तेरी मेहनत भी बेकार न चली जाए। पिताजी, आप बस शांत रहिए और मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने जो किया है बहुत सोच समझ कर किया है। इस बार जमींदार की चाल ही उसका जाल बनेगी। आप बस सही समय का इंतजार कीजिए। राघव ने इस बार दिमाग लगाया और खेत में आलू और गाजर की फसल बो दी। कुछ महीनों की देखभाल के बाद फसल तैयार हो गई। भूपत को जब खबर मिली तो वो खुशी खुशी सुखिया के साथ खेत की तरफ भागा। चल सुखिया, देखते हैं उस पढ़े लिखे लड़के का क्या हाल हुआ है। इस बार तो जमीन के ऊपर का सारा हिस्सा मेरा है। उसके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जब भूपत खेत पहुंचता है तो राघव शांत खड़ा था। खेत की खुदाई हो चुकी थी। जमीन के ऊपर सिर्फ हरी पत्तियां थीं और नीचे बड़े बड़े आलू और गाजरों का ढेर लगा था। ये देखकर भूपत का रंग उड़ गया। ये क्या तमाशा है? तुमने ये कौन सी फसल उगाई है? इसमें मेरा क्या फायदा है? तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया है। सेठ जी, मैंने वही किया जो आपने कहा था। शर्त के मुताबिक जमीन के ऊपर की सारी हरी पत्तियां आपकी हैं। आप इन्हें ले जा सकते हैं और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा है। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। भूपत को मजबूरी में सूखी पत्तियां लेकर लौटना पड़ा। वो गुस्से से पागल हो चुका था और उसने अगली बार राघव को बर्बाद करने की कसम खाई। तुमने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है। अगली बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि तुम भीख मांगने पर मजबूर हो जाओगे। तैयार रहना मेरे अगले वार के लिए। कुछ समय बाद राघव फिर से जमीन मांगने आता है।
भूपत इस बार और चालाक हो जाता है। लड़के, इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा और जमीन के सबसे नीचे का हिस्सा मेरा होगा, सिर्फ बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। अब देखता हूँ तुम क्या करते हो। राघव ने बिना डरे शर्त मान ली और इस बार उसने खेत में गेहूं की फसल लगा दी। जब फसल पकी तो ऊपर की बालियां भूपत की शर्त के अनुसार ऊपर आ रही थीं। लेकिन राघव ने चालाकी से ऐसी फसल चुनी जिसका मुख्य हिस्सा बीच में था, या फिर राघव ने मक्के की फसल चुनी जहां बालियां बीच में लगती हैं, ऊपर सिर्फ फूल और नीचे जड़ें होती हैं। कटाई के समय भूपत जब आया तो उसने देखा कि ऊपर सिर्फ फूल पत्ते थे और नीचे सिर्फ जड़ें थी। असली मक्का तो पौधे के बीच के हिस्से में लगा हुआ था, जो राघव के हिस्से में गया। भूपत फिर से ठगा रह गया। इस बार भी तुमने बाजी मार ली, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगली बार ऊपर, नीचे और बीच का सब मेरा होगा, तुम सिर्फ तिनका उठाओगे। तीसरी बार भूपत ने शर्त रखी कि फसल का ऊपर का, नीचे का और बीच का तीनों हिस्सा उसका होगा। राघव ने मुस्कुराकर शर्त स्वीकार की और इस बार उसने खेत में गन्ने की फसल लगा दी और काटने का तरीका ऐसा निकाला कि भूपत की शर्तें धरी की धरी रह गईं। राघव ने गन्ने का रस निकालकर गुड़ बना लिया और भूपत के हाथ सिर्फ सूखी खोई और जड़ें आईं। भूपत को समझ आ गया कि चालाकी और अन्याय से कभी किसी का भला नहीं होता। राघव की बुद्धिमानी ने जमींदार का अहंकार तोड़ दिया था। राघव, तुमने मुझे मेरी ही चालों में हरा दिया। मुझे आज एहसास हो गया है कि गरीबों का हक मारकर कोई अमीर नहीं बन सकता। मैं अपनी गलतियों के लिए पूरे गांव से माफी मांगता हूं और सबकी जमीनें वापस करता हूं। आज राघव, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। अगर इंसान अपनी गलती मानकर सुधर जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। हम आपसे कोई दुश्मनी नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि सबको अपनी मेहनत का सही फल मिले। भूपत ने अपनी सारी जमीनें किसानों को वापस कर दी और गांव में एक नई और न्यायपूर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। राघव की समझदारी ने पूरे गांव को गुलामी से मुक्त करा दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।